1980s की साउथ एशियन रीजन के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी, लेकिन साथ ही साथ वो एक छोटे छोटे नेशंस जो उस रीजन के अंदर थे उनके लिए भी बनाई गई थी, उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट सार्क। हेलो माय नेट चैंपियंस, आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। और ये आइए हम सार्क के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आखिर आई क्यों, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में आते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो, जो सार्क है वो 2016 से उसने काम करना काफी बंद कर दिया है। द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इन ऑपरेशन क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के झगड़े सॉल्व नहीं हो रहे हैं और जो बाकी नेशंस हैं वो थक गए हैं उनके झगड़े सॉल्व करवाते करवाते। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश हुई थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी। इसलिए इसके खत्म होने के बाद भी जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसमें इसके बारे में पिछले 3-4 बारी से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन हुई थी और स्पेशली बांग्लादेश का इसे लाना, देखो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था पाकिस्तान से, हमने उसे बांग्लादेश बनाया था, इंडिया ने मदद करी थी उसे बांग्लादेश बनाने में। और जब इंडिया ने उसे बांग्लादेश बनाने में मदद करी थी तो इंडिया साउथ एशियन रीजन का एक बॉस की तरह निकल के आया। जो छोटे छोटे नेशंस थे उनको लगा कि इंडिया कहीं हमें डोमिनेट ना कर दे, और खासकर बांग्लादेश को लगा कि कहीं वो जो उसे इतने सालों बाद जाके कोई एक सॉवरेनिटी मिली है वो कहीं इंडिया उसको ओवर पावर ना कर ले। इसलिए और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर उस रीजन में झगड़े रहेंगे तो ये हो सकता है कि उन देशों को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में से किसी को चूज करना पड़े, और जो इंडिया का दुश्मन होगा उसे इंडिया छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट जिया उर रहमान, उन्होंने इंडिया से जाके, पाकिस्तान से जाके, नेपाल से जाके, श्रीलंका से जाके, उन लोगों से जाके ये बातें करी, उनसे कहा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनानी चाहिए? क्योंकि हमारा ये जो रीजन है, ये रीजन एक ही चीजों से सफर करता है, पॉवर्टी से सफर करता है, इलिटरेसी से सफर करता है। हमारी सफरिंग्स भी एक है, हमारा कल्चर भी एक है, हमारी हिस्ट्री भी एक है। तो क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहां पे हम सब मिलके बैठ के एक दूसरे से बातें करें, और जो भी हमारे रीजन में झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर जो भी करीबी है उस सब को हम सॉल्व करने में मदद करें। और इसी के साथ साथ ये वो टाइम पीरियड था दोस्तों, जो टाइम पीरियड था 1985 का, जब कोल्ड वॉर चल रही थी और जो बाहर वेस्टर्न पावर्स हैं वो साउथ एशिया पे अपना इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रही थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए, या इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये साउथ एशियन कंट्रीज ये दिखाना चाहती थी कि हम वेस्टर्न लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, और साथ ही में वो कोई डिवाइड नहीं होना चाहती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो छोटी छोटी पावर्स हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, लेकिन ये उस रीजन की जितनी भी छोटी पावर्स हैं और जितनी भी बड़ी पावर्स हैं उनको एक साथ लाके कॉपरेशन से काम करने के लिए थी, ताकि उनका हाल वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट जैसा ना हो जाए, जहां पे आपस में ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कि वो रीजन हमेशा लड़ाई में रहता है। तो आइए समझते हैं कि सार्क क्या था, कैसे था, और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले सार्क जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में ढाका समिट के अंदर। सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? अब आपको ये बात याद रखनी है कि एक होते हैं फाउंडिंग मेंबर्स और एक होते हैं जो मेंबर्स बाद में ज्वाइन करते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सार्क के फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, तो आपको ये समझना है कि सार्क के 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे। कौन कौन? बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश ने ऑब्वियसली इनिशिएट करा था सार्क को, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है। और सार्क को ज्वाइन करा था अफगानिस्तान में 2007 में। तो पहले ये 7 मेंबर्स थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान के ज्वाइन करने के बाद ये मेंबर्स इंक्रीज होकर 8 हो गए। तो अगर आपसे सिर्फ सार्क के मेंबर्स पूछे जाएं तो आपको 8 जवाब देना है, लेकिन अगर आपसे फाउंडिंग मेंबर्स पूछे जाएं तो वो फाउंडिंग मेंबर्स 7 हैं। फिर आते हैं ऑब्जर्वर्स। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सार्क के, एशियान के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके कई बार ऑब्जर्वर मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जर्वर मेंबर्स वो होते हैं जो कि इन सारे मेंबर्स के अलावा मीटिंग में बैठते हैं और वो चाहते हैं कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने। तो ऑब्जर्वर मेंबर्स कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ऑब्वियसली चाइना इसका पार्ट बनना चाहेगा क्योंकि चाइना अपना डोमिनेशन चाहता है इस रीजन के अंदर। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, चाइना,
ईयू, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को पता है कि रीजनल कॉपरेशन कितनी बड़ी चीज है, और अगर वो रीजनल कॉपरेशन के साथ साथ एक साउथ एशियन रीजनल कॉपरेशन जहां पे कंट्रीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं उनके साथ जुड़ जाएगा तो ईयू का बहुत बड़ा फायदा है। और साथ ही में ये वो कंट्रीज हैं साउथ एशियन रीजन की जहां पे रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है और बहुत चीप लेबर में अवेलेबल है। तो अगर ईयू इनके साथ जुड़ जाता है तो ईयू को ट्रेड में बहुत फायदा मिलेगा। फिर ईरान, जापान, मॉरिशस, जापान ऑब्वियसली साउथ एशियन रीजन में जुड़ना चाहता है, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएसए। यूएसए तो हमेशा चाहता ही था कि उसका कंट्रोल हर रीजन पे बना रहे, और यहाँ जुड़ के वो इस रीजन पे भी अपना दबदबा करना चाहता है। बैकग्राउंड अगर हम पढ़ें तो ये जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सार्क का आइडिया है वो जिया उर रहमान ने दिया था। जिया उर रहमान अलग से इंडिया के पास गए, नेपाल के पास गए, पाकिस्तान के पास गए, श्रीलंका के पास गए, उनसे बात करने के लिए कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करनी चाहिए जो इस रीजन में कॉपरेशन ला सके, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट है हम उन्हें एक साथ बैठ के एक टेबल पे सॉल्व कर सके और किसी की हेजेमनी ना हो। देखो जब स्टार्टिंग में ऑर्गेनाइजेशन आई थी ना तो इंडिया बहुत क्रिटिकल था इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, क्योंकि इंडिया को ये लगता था कि ये ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट बनाई गई है। इसलिए जब इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा तो इंडिया ने एक बात बहुत साफ कह दी थी कि हम यहाँ पे बायलैटरल इश्यूज जैसे कि कश्मीर का इशू हो गया वो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी भी कंट्री को ये पावर नहीं देंगे कि वो हमारी सॉवरेनिटी के अंदर या हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर कुछ भी बोल सके। इसलिए इंडिया ने ये एक शर्त रख के इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा था। अगर हम देखें तो इसकी पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जब जिया उर रहमान सबके पास गए तो वो अलग अलग लेवल पे सबके पास गए। बहुत टाइम तक ये अलग अलग मिनिस्टर्स से मीटिंग चलती रही, उनकी आपस में मीटिंग चलती रही, लेकिन पहली फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती है न्यू दिल्ली में अगस्त 1983 में। ये आपको याद रखना है अगर आपको क्वेश्चन आ गया, बिकॉज सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आ रहे हैं। तो जो पहली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है वो हुई है न्यू दिल्ली अगस्त 1983 में, सार्क के बनने से पहले 1983 में। इस 1983 की मीटिंग में ही अडॉप्ट किया गया था डिक्लेरेशन ऑन सार्क, और साथ ही में लॉन्च किया गया था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि हम इन सारे एरियाज पे मिलकर एक साथ काम करेंगे, इन एरियाज को डेवलप करने के लिए एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे, हम इस रीजन में कंपटीशन नहीं फैलाएंगे इन सारी चीजों को लेके, बल्कि इन सारे एरियाज में एक साथ काम करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर पूरे साउथ एशियन रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे कॉपरेशन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर यहीं पे कंपटीशन आ जाता तो बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते थे, राइट। रूरल डेवलपमेंट, सारी ही जितनी साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज थी वो सब बहुत ज्यादा पोवर्टी से गुजर रही थी, इलिटरेसी से गुजर रही थी, तो वो चाहते थे कि रूरल डेवलपमेंट हो, सब मिलके एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में आके रूरल डेवलपमेंट करें, टेलीकम्युनिकेशंस को बढ़ाएं और मेट्रोलॉजी जो स्पेस वगैरह है उसके बारे में वहाँ पे डेवलपमेंट करें, हेल्थ एंड पॉपुलेशन को डेवलप करें। हेल्थ और पॉपुलेशन जब इतना कुछ डेवलप था ही नहीं तो हमारी हेल्थ भी बहुत बुरी थी सारी ही कंट्रीज में, हम लोग पॉवर्टी की वजह से बहुत पीछे थे हेल्थ को लेकर, और पॉपुलेशन में भी अगर हम देखें तो डेथ्स बहुत ज्यादा थी, जो डेथ का रेशियो था वो बहुत ज्यादा था लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। ट्रांसपोर्ट में हम मदद करें, एक दूसरे के रीजन में आना जाना हम फ्री बनाएं, या फिर एक दूसरे के साथ ट्रेड करना हम फ्री बनाएं, एक दूसरे के रीजन में आना जाना फ्री करें। पोस्टल सर्विसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर, हम हर एरिया में एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे का साथ देके उसे डेवलप ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो जिस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी वही इसके ऑब्जेक्टिव्स भी थे। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम प्रमोट करें वेलफेयर एंड इक्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ साउथ एशियंस, इसलिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ना। इतनी गरीबी थी इस ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे रीजन में कि हमें चाहिए था कि हम एक दूसरे की मदद करें ताकि जो लोग हैं साउथ एशियन रीजन के वो डेवलप कर पाएं खुद को, और जब वो खुद को डेवलप कर पाएंगे, जब हम उन्हें डेवलप कर पाएंगे तो हमारे रीजन का नाम अपने आप डेवलप हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आती है एक्सिलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, सोशल प्रोग्रेस करनी है, कल्चरल डेवलपमेंट यानी कि एक दूसरे के कल्चर में हमें डेवलपमेंट करना है, हिस्सा लेना है और हर किसी के कल्चर को सेलिब्रेट करना है, राइट। स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, हमें ये नहीं चाहिए कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, बल्कि हमें ये चाहिए कि हर कंट्री सेल्फ रिलायंट बने, हमें मदद करनी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ रिलायंस का। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें हर कंट्री की मदद करनी है कि वो सेल्फ रिलायंट बने, एक दूसरे के ऊपर हम डिपेंडेंट ना बने। फिर एनहांस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग,
हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बनाए। और हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे बनाएंगे? जब हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, एक दूसरे की इन सारी चीजों में मदद करेंगे, तो हमारा अपने आप ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा। फिर प्रमोट कोलैबोरेशन इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक फील्ड्स। इन सारी चीजों में कोलैबोरेशन हमें करना है, एक साथ करना है। उसके बाद स्ट्रेंथन करना है हमें कॉपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। और भी रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि अफ्रीका का रीजन हो गया या फिर आप आसियान का रीजन हो गया, वहां पे जितनी भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने का एक तरीका सिर्फ एक तरीका था कि हम जो है, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो सारी एक साथ आए, एक साथ मिलकर कॉपरेशन करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को अपने अंदर कम करें। क्योंकि देखो, हम सब लोग आजाद हो गए थे, लेकिन अभी भी हम गुड्स कहाँ से खरीद रहे थे? हम वेस्टर्न कंट्रीज से ही तो खरीद रहे थे। हम कुछ भी खुद मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे थे ना। मैन्युफैक्चरिंग करना इन कंट्रीज ने अभी स्टार्ट किया है, चाहे चाइना हो, इंडिया हो। चाइना ने चलो 1970s में करना, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो बाकी अदर कंट्रीज हैं और जो हमारा मिडिल ईस्ट रीजन है या जो वेस्ट एशिया वाला रीजन है, वहां पे ऑयल की वजह से डेवलपमेंट हुआ है, वरना उस रीजन में कोई ज्यादा भी नहीं था, राइट? तो इसलिए कहते हैं कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर कॉपरेशन करना है। फिर उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। अलग अलग इंटरनेशनल फोरम्स हो गए, जैसे कि उस टाइम पे ईयू था और आसियान था। हमें उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनसे सीखना है, कोऑर्डिनेट भी करना है, उनसे सीखना भी है कि वो कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं, और जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट है उनके ऊपर हमको कोऑर्डिनेट करना है उनके साथ जाकर, राइट? कोऑपरेट विद ग्लोबल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूएन के साथ हमें कोऑपरेट करना है, हमें ईयू के साथ कोऑपरेट करना है, हमें आसियान के साथ कोऑपरेट करना है। और एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस ऑर्गेनाइजेशन को लाने का ये भी था कि उस टाइम तक ईयू बन चुका था, आसियान भी बन चुका था, और ये देखा जा रहा था कि ईयू और आसियान एज एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। उनकी वजह से जो रीजन में बाकी सारी कंट्रीज हैं, उनको भी डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए एक सहारा मिल गया है, उनको एक सपोर्ट मिल गया है एक दूसरे का, राइट? फिर आते हैं प्रिंसिपल्स कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स भी ऑब्जेक्टिव से मिले हुए होंगे, और खासकर क्योंकि ये जो रीजन है बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कल्चरली बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हैं, तो इसलिए इनके प्रिंसिपल्स भी उन्हीं को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी कि कहते हैं सॉवरेन इक्वालिटी। हर कंट्री, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, इंडिया हो, छोटी कंट्री हो, बड़ी कंट्री हो, सारी कंट्री की अपनी सॉवरेनिटी है, और वो सॉवरेनिटी में सारी कंट्री इक्वल्स हैं, ठीक है? यानी कि उनके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस वो कंट्रीज खुद चाहें कि आप इंटरफेयर करें। फिर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी बना के रखनी है। जो हमारी टेरिटरी मार्क्ड है, जो हमने टेरिटरीज मार्क कर रखी हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और उनसे आगे हमें उसमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। फिर आता है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। हमें ये समझना है कि हमें किसी भी कंट्री के अंदर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट मीन्स से उस कंट्री की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं करना। तो इसलिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एक तो इंटरनली नहीं करना, और साथ ही में एक्सटर्नली जो भी कंट्री जिस भी कंट्री के साथ ज्वाइन करना चाहे, जैसे कि पाकिस्तान यूएसए के साथ ज्वाइन कर लिया था, इंडिया नाम की तरफ चला गया था, तो जो भी कंट्री जिस भी चीज को फॉलो करना चाहे वो पॉलिटिकली फॉलो कर सकती है, उसको पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। वेदर इट इज इंटरनल और वेदर इट इज एक्सटर्नल, उनके पास पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। तो उसके बाद आता है नॉन इंटरफेरेंस। हम एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो हमारा मैटर है, हमारा इंटरनल मैटर है, और हम वहां पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये बात स्पेशली इंडिया की तरफ से ही रखी गई थी कि हम नॉन इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि इंडिया को बहुत ज्यादा खतरा था कि जो इंडिया और पाकिस्तान का झगड़ा है, पाकिस्तान उसे बार बार इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उठाएगा, और पाकिस्तान ने बार बार इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उठाया भी। इसलिए इंडिया ने सबसे पहले ही बोल दिया था कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रहेगी। जैसे कि कश्मीर हमारा इशू है तो वो हमारा इशू रहेगा, बाकी सारे लोगों का इसमें कोई से नहीं होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। देन म्यूचुअल बेनिफिट। हम एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करेंगे वो एक ऐसा ट्रेड करेंगे कि ना ही तो वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में होगा, ना ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होगा किसी एक कंट्री के, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के, बल्कि हम म्यूचुअल बेनिफिट से ट्रेड करेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट बायलैटरल मल्टीलैटरल कॉपरेशन। हम दूसरी कंट्रीज के साथ भी बायलैटरल कॉपरेशन करेंगे, या फिर जो आपस में है, आपस में हम बायलैटरल कॉपरेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमारा बांग्लादेश के साथ जो गंगा डैम वाटर का जो भी ट्रीटी है, और फिर हमारे पाकिस्तान के साथ अलग ट्रीटीज हैं, तो ये बायलैटरल हो गया। मल्टीलैटरल लेवल पे भी हम सारे मिलके कुछ रोड रूट्स बना सकते हैं, तो वो मल्टीलैटरल कॉपरेशन हो गया।
ठीक है। फिर कंसिस्टेंट विद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस, और ये जो ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं बायलैटरल और मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस कौन सी लगाई गई हैं? नॉन इंटरफेरेंस की। हम नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, एक दूसरे की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में हम इंटरफेयर भी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को सॉवरेनी इक्वल मानेंगे, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को फॉलो करेंगे। तो ये जो बायलैटरल ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं, यानी कि इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है। तीसरा प्रिंसिपल यही कहता है। अब हम पढ़ेंगे सार्क की समिट्स के बारे में। देखो, हम सार्क की समिट्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम से सार्क की समिट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सार्क की समिट्स के हेड कौन थे, और साथ ही में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि गर्ल चाइल्ड ईयर कब रखा गया और शेल्टर ईयर कब रखा गया। ये सारे ईयर्स थे, उनके ईयर्स दे रखे थे, ये सारे उनके नाम पूछ रखे थे, मैच द फॉलोइंग्स थे, और वो सब कुछ हमें सार्क की समिट्स पढ़ के पता चलता है। तो हम जो भी सार्क की जितनी भी समिट्स हुई हैं 18 समिट्स, उसमें जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमें सब वही पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली सार्क की समिट, फर्स्ट समिट 1985 ढाका में हुई थी। ठीक है, यहाँ पे सार्क चार्टर को अडॉप्ट किया गया था, यहाँ पे ही ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स इसके डिफाइन किए गए थे। और एनुअल समिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, यहाँ पे तय किया गया था कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक एनुअल समिट की जाएगी हर साल, जो कि हर साल होगी, एंड पॉलिटिक्स को रिव्यू करने के लिए, जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड मैटर्स हैं, जो भी हमने कॉपरेशन वगैरह की है, उनको रिव्यू करने के लिए। फिर सेकेंड समिट जो कि बैंगलोर में होती है। आपको सारी समिट्स जो इंडिया के अंदर हुई हैं वो तो स्पेशली याद रखनी है, क्योंकि वो बाय ईयर पूछी जाती हैं कि कौन से ईयर में बैंगलोर में समिट हुई थी, कौन से ईयर में न्यू दिल्ली में समिट हुई थी। तो आपको वो याद रखनी है, इनके ईयर समिट्स के जरूर याद रखने हैं आपको। ओके, कौन सी कहाँ हुई थी, ये पिछली बार क्वेश्चन आया था। ये यहाँ पे क्या हुआ था, सेकंड समिट में सार्क सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश, यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि यहाँ पे सार्क का सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश हुआ था। फिर थर्ड समिट होती है, वो होती है काठमांडू में 1987 में। यहाँ पे 2 अग्रीमेंट साइन हुए थे। ये अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टेररिज्म के ऊपर से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी तक तो यूएन ने जो कन्वेंशन करे हैं टेररिज्म को लेकर, उससे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कन्वेंशन करे हैं टेररिज्म को लेकर, वहां से भी क्वेश्चंस आए। तो ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1987 का ईयर, क्योंकि यहाँ पे सार्क ने रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म को अग्रीमेंट को साइन करा था। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो पाकिस्तान है वो एक कितनी बड़ी कंट्री है। पाकिस्तान कितनी बड़ी कंट्री है जो कि टेररिज्म को प्रमोट करती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी जो एससीओ की समिट हुई थी, वहां पे भी टेररिज्म के अगेंस्ट एक अग्रीमेंट किया गया है, जिसमें कि पाकिस्तान ने भी साइन किया है। तो एक ग्लोबल लेवल पे ये बताना कि यस, टेररिज्म के अगेंस्ट है, टेररिज्म गलत है, उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना है, और साथ में पाकिस्तान जैसी कंट्री से साइन करवाना, दैट इज अ वेरी बिग डील। ठीक है, तो इसलिए ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार एससीओ समिट में भी एक एग्रीमेंट हुआ है टेररिज्म से लेकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि सार्क का जो अग्रीमेंट है वो भी आ जाए। ओके, फिर साउथ एशियन फूड रिजर्व अग्रीमेंट भी यहाँ पे हुआ था। उसके बाद आती है फोर्थ समिट, जो कि इस्लामाबाद 1988 में हुई थी। ये इस्लामाबाद के अंदर है, 1988 में हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। सबसे पहला डेवलपमेंट ये हुआ था कि 1989 को ईयर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज डिक्लेयर करा गया था। ठीक है, तो ये आ सकता है आपका कि कब जो है ईयर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज स्टैब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी रिजर्व इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन स्टैब्लिश हुआ था यहाँ पे 1990 में, ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है कि 1990 को डिक्लेयर किया गया था कि ये गर्ल चाइल्ड का साल है, यानी कि यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो भी चीजें की जा सकती हैं वो करेंगी हर कंट्रीज अपनी अपनी कंट्रीज में। लेकिन जो फिफ्थ समिट हुई थी उसमें 1990s को डिकेड बना दिया था गर्ल चाइल्ड का। ठीक है, तो दोनों के वो सेम रहेंगे, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ समिट में इसको डिकेड बनाया गया था, फोर्थ समिट में इसको ईयर बनाया गया था। फिर आता है लॉन्च ऑफ सार्क 2000। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च ऑफ सार्क 2000 और बेसिक नीड्स पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पे हर सिटीजन तक, इन कंट्रीज के हर सिटीजन तक बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट पहुंचे ही पहुंचे, उस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ये लॉन्च किया गया था 2000 तक। ओके, फिफ्थ समिट ये हुई थी मेल 1990 में। ये कन्वेंशन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे यूएन है, यूएन के बहुत सारे कन्वेंशन पूछ लेते हैं, जैसे कि मर्करी डिक्लेरेशन पूछा था, और बीमारियों के ऊपर बहुत सारे कन्वेंशन पूछे थे जो दिसंबर 2024 का पेपर था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सार्क में कौन सा ये नार्कोटिक ड्रग अब्यूज वाला कब साइन किया गया था। तो कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स साइन किया गया फिफ्थ समिट 1990 में। फिर स्पेशल ईयर्स, यहाँ पे कुछ स्पेशल ईयर्स, अब ये देखो, ये आप जब अपने नोट्स में बनाओगे ना, तो ये एक स्पेशल ईयर्स जो यहाँ पे लगे हुए हैं उनको आप एक साइड में लिख लेना और फिर उनको याद करना रोज।
ठीक है। ये 1991 में ये शेल्टर ईयर डिक्लेयर किया गया था, 1992 में एनवायरमेंट ईयर डिक्लेयर करा गया था, 1993 में डिसेबल्ड पर्संस ईयर डिक्लेयर करा गया था, और साथ में मैं आपको बता चुकी हूँ 1990s में डिकेड ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और उसके साथ साथ लॉन्च किया गया था सार्क ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यानी कि वीजा एग्जेम्पशन, कि अब ये कुछ कंट्रीज जो हैं सार्क के अंदर से या फिर सार्क की जो कंट्रीज हैं उन्हें एक दूसरे के अंदर ट्रैवल करने के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये यूरोपियन यूनियन में हुआ था कि वहाँ पे एक दूसरे की कंट्री में ट्रैवल करने के लिए दे डोंट रिक्वायर वीजा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सार्क भी आगे बढ़ रहा था एक दूसरे की कंट्रीज में जाने के लिए। स्पेशली आप ये देखो कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में आप बिना वीजा के जा सकते हो, आ सकते हो। उस टाइम पे ये डेवलपमेंट हो रही थी, तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन सुधर जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बट सार्क वुड हैव बीन अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान और बाकी सारे रीजनल इश्यूज को चलते हुए, रीजनल में जो इश्यूज हैं उनके चलते हुए ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वरना इसने काम काफी सारे करे हैं। अब आती है सिक्स्थ समिट। सिक्स्थ समिट में इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप स्टैब्लिश किया गया था, और इस ग्रुप का काम ये था कि जो भी साप्ता से रिलेटेड, यानी कि सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट कि कंट्रीज आपस में कैसे ट्रेड करेंगी। देखो इतना टाइम लग गया, 1985 में बना, 1993 में अब ये कंट्रीज जाकर डिसाइड कर रही हैं कि ये ट्रेड अग्रीमेंट कैसे करेंगी, तो उसके लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप बनाया गया। फिर सेकंड समिट आती है ढाका में 1993 में, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन साप्ता फाइनलाइज्ड। यहाँ पे फाइनली जो भी अग्रीमेंट होता है साप्ता को लेकर वो फाइनलाइज कर दिया जाता है। फिर एट समिट न्यू दिल्ली 1995 में, यहाँ पे साप्ता फाइनली स्टैब्लिश हो जाता है, और साथ ही में यहाँ पे साफ्टा के बारे में भी बात होने लगती है, सार्क फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात होने लगती है। फिर आती है नाइन्थ समिट, मेल में होती है 1997 में। इन समिट्स में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जिन समिट्स के नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं है उनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो जो समिट्स हैं वो साफ्टा या फिर साप्ता के ही आगे की बातें कर रही हैं कि उनको कैसे फाइनलाइज करना है। यहाँ पे साप्ता तो फाइनलाइज हो गया 1995 में, लेकिन जो बाकी की समिट्स हैं जैसे कि 9 समिट हो गई, 10 समिट हो गई, ये सारी ही साफ्टा के बारे में बात करती हैं कि उसको हमें कैसे कैसे फाइनलाइज करना है, क्योंकि साफ्टा जो है वो फाइनली फाइनलाइज हुआ था 2006 में। ऑलराइट, तो 9 बार, लेकिन हमको ये याद रखना है कि इनकी डेट्स क्या क्या थी, इन समिट्स की डेट क्या क्या थी, क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन आया था कि एक साइड पे ईयर दे दिया था और एक साइड पे समिट दे दी थी, तो हमें समिट और उनकी डेट्स याद रखनी है। फिर 11th समिट काठमांडू में होती है 2002 में, जिसका ये कमिटमेंट लेते हैं कि ये साफ्टा को फाइनली, क्योंकि साफ्टा के ऊपर कुछ बन नहीं रहा था, बहुत टाइम से ये लोग कोशिश कर रहे थे 9th में भी 10th में भी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फाइनली ये कमिटमेंट ली कि साफ्टा जो ट्रीटी है उसका ट्रीटी ड्राफ्ट बना लेंगे 2002 तक। फिर 12th समिट होती है इस्लामाबाद 2004 में, और उसके बाद 13th समिट होती है ढाका 2005 में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 2006 से 2015 के लिए डिकेड ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पॉवर्टी एलिविएशन फंड स्टैब्लिश होता है कि अब फाइनली जो एक ऑब्जेक्टिव है सार्क का कि हमें पॉवर्टी एलिविएशन करना है, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, वो फाइनली यहाँ पे होता हुआ हमें दिख रहा है। फिर साफ्टा लॉन्च, यहाँ पे साफ्टा को लॉन्च कर दिया जाता है 1 जनवरी 2006 में। एंड ऑब्जर्वर स्टेटस, कुछ कंट्रीज जैसे कि यूएसए, साउथ कोरिया, ईयू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज प्लस एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया जाता है। इसके अलावा हम लोगों को ये तो पता है कि साप्ता और साफ्टा स्टैब्लिश हुए थे, लेकिन साप्ता और साफ्टा जब स्टैब्लिश हुए थे वो फिर भी कुछ काम नहीं कर पाए थे, वो फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए थे। और वो ऐसा क्यों नहीं हो पाए थे, इफेक्टिव क्यों नहीं हो पाए थे? देखो, साप्ता वाज क्रिएटेड ट्रेड कंसेशंस के लिए, यानी कि टैरिफ कंसेशंस के लिए, यानी कि जो भी आपकी गुड्स हैं जो दूसरी कंट्रीज से एक दूसरे की कंट्रीज में आ रहे हैं, उन पे हम कुछ गुड्स पे हम इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करेंगे। लेकिन हर एक जो कंट्री है उसने अपनी मेजर इंडस्ट्रीज को बचाया, और जो दूसरी जो छोटे छोटे गुड्स थे, जैसे कि सपोजिटली जो इंडिया है वो ट्रेड कंसेशंस दे सकता है श्रीलंका को उसकी टी पे या जूट इंडस्ट्री पे, लेकिन वो ट्रेड कंसेशंस नहीं देगा श्रीलंका को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे या मशीनरी पे, इन सब पे वो कंसेशन नहीं देगा। तो जो मेजर पार्ट था जहाँ पे ट्रेड कंसेशन करके या फिर ट्रेड को रिड्यूस करके कोई बेनिफिट होता, उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया था। दूसरा, साफ्टा जो था उसमें साफ्टा को रिप्लेस करने के लिए आया था, बिकॉज साफ्टा वाज नॉट दैट मच बेनिफिशियल। लेकिन जो साफ्टा था वो अपने साथ एक सेलेक्टिव लिस्ट लेकर आया, और उसमें ये लिस्ट जो है वो हमें ये बताती है, या ये जो लिस्ट थी इसका वो काम था, सेंसिटिव लिस्ट इसका नाम था, और इस लिस्ट का ये काम था कि
जो अलग अलग कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी एक सेंसिटिव लिस्ट बनाएंगी कि ये प्रोडक्ट्स अगर हम बेचेंगे, कम उस पर आने देंगे अपनी कंट्री के अंदर, या कम उस पर जाने देंगे अपनी दूसरी कंट्री में, कम टैरिफ्स पे या कम रेट्स पे जाने देंगे दूसरी कंट्रीज में, तो हमें ही नुकसान होगा। तो ये बोला गया था कि सबने एग्री किया था कि चलो ठीक है, हम एक सेंसिटिव लिस्ट बना लेते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ का कंसेशन जैसा कोई भी चीज नहीं लगाएंगे। लेकिन इंडिया की वो लिस्ट आपको पता है कितनी बड़ी थी? 850 प्रोडक्ट्स थे उस लिस्ट के अंदर, और जो पाकिस्तान की लिस्ट है उसमें 1200 प्रोडक्ट्स थे। ऐसे ही करके जो सारी कंट्रीज हैं उन्होंने जो अपने मेजर प्रोडक्ट्स थे, उनको ये लग रहा था क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स मेजर हैं, तो उन्होंने सारे ही जो ऑलमोस्ट सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे उनको अपनी सिलेक्टिव लिस्ट में डाल दिया था। तो इसलिए साप्ता और साफ्टा कभी ये इस्टेब्लिश तो हुए लेकिन ये कभी ढंग से ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाए। 14 समिट न्यू दिल्ली 2007 में होती है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एग्रीमेंट यहाँ पे किया जाता है, साफ फूड बैंक एग्रीमेंट किया जाता है, साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड किया जाता है। देन 15 समिट कोलंबो 2008, साफ डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज किया जाता है। 16 समिट थिम्पू 2010, सिल्वर जुबली डिक्लेरेशन किया जाता है। इनिशिएटिव्स, ये याद रखिएगा, इसमें से एक यूथ एक्शन प्लान इनिशिएटिव जो लिया गया था वो पिछली बार भी आया था, तो हो सकता है इन इनिशिएटिव्स में से कुछ पूछ भी लो, जैसे कि सार्क SDGs, सार्क के अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि सार्क ने कब इनिशिएटिव लिया था अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर आने का, दैट वाज 2010 इनिशिएटिव लिया था, ज़रूरी नहीं है कि आए। देन साउथ एशिया फोरम, जैसे कि एशियन रीजनल फोरम है वो 1974 में स्टैब्लिश की गई थी, उसी तरीके से साउथ एशियन फोरम के बारे में भी बात की गई थी। इसके लिए इनिशिएटिव लिया गया था कि हम यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स करें, राइट। देन 17 समिट 2011, देन 18 समिट 2014, यहाँ पे साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन का प्रपोजल दिया गया था, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है कि हम एक इकोनॉमिक यूनियन बनाएं, क्योंकि यहीं से अगर हम EU के बैकग्राउंड को भी पढ़ें तो यहीं से EU एक इकोनॉमिक यूनियन से ही EU एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बना था, लेकिन साल पहले ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, इकोनॉमिक यूनियन वो अब बनने का सोच रहा था। देन ऑब्जर्वर, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर्स मेंबर्स आए थे इस मीटिंग में वो थे चाइना, USA, EU। फिर 19 समिट इस्लामाबाद 2016 में होती है, लेकिन उस टाइम पे उरी अटैक्स हो गए थे और इसलिए इंडिया ने इस समिट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और उरी अटैक के बाद से इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आज भी हम सार्क की समिट्स नहीं कर पा रहे हैं, और सार्क कंप्लीटली ऑपरेशनलाइज करना बंद कर चुका है एज एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इन फ्यूचर सार्क को फिर से ऑपरेशनलाइज किया जाए, बट इंडिया की डिमांड है कि अब सार्क को ऑपरेशनलाइज सिर्फ पाकिस्तान के बिना किया जाएगा, और इंडिया की ये भी डिमांड है कि हम साउथ एशियन रीजन में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि पाकिस्तान से हटके हो। Let's see if all other countries will agree to it or not. But that's it for today. और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को सब कुछ डिटेल में समझाऊं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर थ्योरी या फैक्ट। मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं आपकी सार्क की, इसी तरीके से मैं हर ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में कवर करूंगी। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इन कमेंट कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी और सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस के, आई विल ब्रिंग दैट टॉपिक फॉर यू गाइज। एंड दैट्स इट, बाय बाय।